Hello, my dear students, and welcome back to the next class of the chapter of offer and acceptance pertaining to your subject of business laws, जहाँ पर हम कर रहे थे अपना सेकंड चैप्टर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का जो पार्ट 1 था विच वॉज पर्टेनिंग टू ऑफर, वो भी हम लोग ने पूरा कर लिया था। नाउ येस्टरडे हम लोगों ने सेकंड पार्ट डे बिफोर, और ये येस्टरडे हमने सेकंड पार्ट चालू कर दिया था, दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में भी हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस देखना चालू किया था, जहाँ पर हमने पहले 3 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस देख लिए थे। देयर आर टोटल 8 एसेंशियल्स और लीगल रूल्स। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस या फिर लीगल रूल्स, तो आप घबराइएगा मत, दोनों एक ही चिड़िया का नाम है। पहला एसेंशियल एलिमेंट हमने क्या देख लिया था? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब जिस तरीके का ऑफर है बिल्कुल उसी तरीके से पूरी देनी है आपको एक्सेप्टेंस, बीच में इफ्स एंड बट्स नहीं लगाने। ये एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब है कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगानी है, पूरी एब्सोल्यूटली जिस तरीके का ऑफर है उसी तरीके की एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। यदि आपने बीच में कोई क्वालिफिकेशन लगा दी तो फिर वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहलाएगी। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नेवर एन एब्सोल्यूट, पूरी एक्सेप्टेंस नहीं कहलाती है। और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस से क्या होता है? एक्चुअली काउंटर ऑफर शूट हो जाता है। काउंटर ऑफर शूट होते ही ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है या नहीं हो जाता है? ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस, और फिर बाद में ऑफर देने वाले को उसे एक्सेप्ट करके उससे बाउंड नहीं किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। सो द फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस देनी है तो पूरी एज इट इज देनी है, नहीं तो नहीं देनी है। और यदि अलग तरीके से दी, इफ्स एंड बट्स लगा के, नेगोशिएशन खून में होता है, ये बात मेरी याद रखिएगा। अपने आप आपको सारी कहानी याद आ जाएगी। मजाकिया तौर पे याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। और यदि आपने इफ्स एंड बट्स किए, नेगोशिएशन किया, तो वो काउंटर ऑफर कहला देगा। और मज़ेदार बात ये है कि उस काउंटर ऑफर पे भी वापस काउंटर ऑफर आ सकता है। ये बात हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। नंबर 2, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। एक्स ने वाई को यदि कुछ एक्सेप्टेंस दिया, कोई ऑफर दिया, और वाई ने एक्स को वापस उसका एक्सेप्टेंस देना है, तो मतलब उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है, तो कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा कि हाँ भैया मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। केवल अपने दिमाग में सोच के एक्सेप्टेंस या फिर एक्सेप्टेंस लेटर टाइप करके अपने ड्रॉअर में खुद की ही टेबल की दराज में रख लिया, तो क्या वो एक्सेप्टेंस कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। इससे फर्दर रूल्स भी पढ़ेंगे। मैंने कल भी बोला था, आज भी वापस बोल रहा हूँ। एक थर्ड पार्ट जो इस चैप्टर का है, दैट वुड बी एक्सेप्टेंस और ऑफर। ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, और उन ऑफर और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन, कम्युनिकेशन, ये सब के रूल्स का थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें इनसे रिलेटेड सारे, कब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा हुआ माना जाएगा, कब उनका रिवोकेशन पूरा हुआ माना जाएगा, ये सब के रूल्स हमें पढ़ने हैं। रिवोकेशन यानी कि वापस खींच लेना। ऑफर दिया है तो ऑफर को वापस कब तक ले सकते हैं, एक्सेप्टेंस दी है तो एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकते हैं। तो इसमें हमको अलग अलग केसेस, कल भी बोले थे, आज भी वापस याद दिला रहा हूँ। लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस का केस अलग होगा। आमने सामने 2 जने बैठे हैं तो उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस किस तरीके से पूरी हुई होगी। और
टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के क्या रूल्स रहेंगे, ये सब बातें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड का मतलब ये है कि आपको वापस एक बार कम्युनिकेशन की प्रोसेस तो चालू कर देनी पड़ेगी। आप अपने मन में एक्सेप्टेंस, यदि एक्सेप्टेंस सोच के बैठ गए हैं, दैट डज नॉट अमाउंट टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, आपको उसे कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो हमने कल कर लिया था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रेस्क्राइब्ड मोड। इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स पढ़े थे अपन ने। यदि एक्सेप्ट करने का कोई पर्टिकुलर मोड ऑफरर ने ही बता दिया है कि यदि आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो आप या तो मुझे टेलीग्राम डालिए या ईमेल डालिए या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कर दीजिए, जो मोड मैं बता रहा हूं उसमें एक्सेप्ट करना है आपको। तो अब वाई के पास में 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो उस बताए हुए मोड में एक्सेप्ट करे या किसी और मोड में एक्सेप्ट करे। यदि उस बताए हुए मोड में एक्सेप्ट कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यदि उसने किसी और मोड में एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को, तो अब गेंद किसके पाले में चली जाती है? वापस ऑफरर के पाले में। ऑफरर को अब जल्दी ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम के अंदर इधर बताना पड़ेगा कि भैया मैं आपकी एक्सेप्टेंस को वैल्यू नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपने प्रेस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। और यदि वो ऐसा नहीं करता है, रीजनेबल टाइम के अंदर मना नहीं करता है यहाँ पर, तो फिर इसने जिस भी मोड में एक्सेप्टेंस दी है अदर देन द प्रेस्क्राइब्ड मोड, उससे ये बाउंड होने लग जाएगा। यस, पहली बात, एक्सेप्टेंस शुड बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। नहीं है तो फिर ऑफरर को बोलना पड़ेगा आई एम नॉट बाउंड विद इट। और यदि वो नहीं बोलता है तो फिर ये मान लिया जाता है ही हैज कंसेंटेड टू एक्सेप्ट टू दैट एक्सेप्टेंस गिवन इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। ये 3 रूल्स, लीगल रूल्स या एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस हमने कल कर लिए थे। आइए चौथा आज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड डेट और टाइम। इफ टाइम इज नॉट मेंशन्ड देन इट शुड बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। इफ टाइम इज नॉट मेंशन्ड then it should be given within reasonable time। देखिए, यदि एक्सेप्टेंस ऑफर देने वाले ऑफरर ने ऑफरी को उस ऑफर के लिए बोला है कि क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदेंगे, और यदि आपको इसे एक्सेप्ट करना है तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लेना है। यस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड डेट और टाइम। अगले 7 दिनों के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर लेना है। ये ऑफर 7 दिन के लिए ही खुला है बस। तो एक्सेप्टेंस उस 7 दिन के अंदर अंदर आ जानी चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल आ जानी चाहिए। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये डेल कंपनी का जो लैपटॉप है, ये सेल लगी हुई है और इस सेल में आपको ये लैपटॉप इस कॉन्फ़िगरेशन का जिसमें i7 प्रोसेसर है वगैरह, 8 GB रैम है, ये सब आपको, जिसकी MRP 50,000 रुपीज़ है इस लैपटॉप की। दिस लैपटॉप इज अवेलेबल अंडर सेल ओनली टिल इन दी 35,000 rupees, or this offer is valid only till next 7 days या 10 days or till the stock lasts, जो भी पहले होगा। 7 दिन यदि पहले ख़त्म हो जा रहे हैं तो 7 दिन तक, और यदि स्टॉक इस ऑफर के अंडर पहले ख़त्म हो जाता है तो स्टॉक रहने तक ये ऑफर वैलिड होगा। तो यदि किसी को खरीदना है इस सेल के अंडर, तो या तो 7 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाए या स्टॉक खत्म होने से पहले पहुंच जाए। ये आपने इस तरीके से पढ़ा या नहीं पढ़ा है? यस। तो ये क्या है टाइम लिमिट्स? सो ए ऑफर्स टू सेल इस कार फॉर ₹30,000 सेइंग टू रिप्लाई बाय संडे नेक्स्ट। यानी कि ए ने बी को ऑफर दिया 30,000 रुपये में, मेरी पुरानी कार खरीदते हो क्या, और अगले संडे तक मुझे जवाब दे देना भैया इस बात का। इन दिस केस if A wants to, ये B होना चाहिए, if B wants to accept the offer he should reply by Sunday next। otherwise
A may reject the acceptance of B. Otherwise, A may reject the acceptance of B. फिर वो उससे बाउंड हो ये ज़रूरी नहीं है. Thus, if B accepts the offer on next Monday, A may refuse to sell his car. जबकि यही एक्सेप्टेंस यदि 7 दिन के अंदर आ रही होती तो एग्जैक्टली क्या बन जाता, ऑफर. और जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आ जाता है वैसे ही शूट होके पूरा सारे एलिमेंट्स हो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या नहीं बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है. ठीक है. सो यदि 7 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है तो ए कैन नॉट रिफ्यूज टू सेल हिज कार, वेयर एज 7 दिन के बाद एक्सेप्टेंस आ रही है तो वो बाउंड हो ये कोई ज़रूरी नहीं है. अब यहाँ तो अभी तक तो हमने स्पेसिफाइड डेट और टाइम की बात कर ली. यदि कोई डेट या टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो ऑफर जो ऑफरर ने ऑफरी को दिया है वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर लेना होता है. व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम? रीजनेबल टाइम कहीं भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है. ये पढ़िए, द वर्ड रीजनेबल टाइम has nowhere been defined under law and it would depend on facts and circumstances of each and every particular case to case basis. law में कहीं भी reasonable time क्या होता है उसे define नहीं किया गया है और वो हर case to case basis पे डिफाइन होगा कि क्या रीजनेबल टाइम कितना होना चाहिए, हर केस टू केस बेसिस पे उठाया जाएगा. एक बात समझिए, यदि ऑफर देने वाले ने कोई टाइम डिक्लेयर नहीं किया इसके अंदर अंदर इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है तो क्या वो ऑफर अनंत काल तक खुला रहेगा? नहीं, अनंत काल तक खुला नहीं रहेगा. 50 साल बाद आप उस ऑफर के प्रति अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दिखा सकते हैं. आपको उस ऑफर को एक रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना है. नंबर 1. नंबर 2, रीजनेबल टाइम कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है. नंबर 3, रीजनेबल टाइम आपको केस टू केस बेसिस पे समझ के और निकालना होगा. व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम? A offers B to send prescribed amount of crackers to sell on a shop for दीपावली पर्पस. दीपावली आने से 2 महीने पहले 3 महीने पहले ए ने बी को ऑफर दिया. बी एक क्रैकर मैन्युफैक्चरर था, उसे ऑफर दिया कि भैया आप मेरी दुकान के लिए फटाके भेजिए. ऑल्दो नो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड, बट इट इज अंडरस्टूड दैट द एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड very much in advance before Deepavali so that A gets time to sell crackers on a shop, ताकि A को समय मिले उन क्रैकर्स को अपनी दुकान पर खपाने का दीपावली से पहले. If the offer is accepted just before Deepavali, after Deepavali or just one day before Deepavali और तब फटाके भेजे जा रहे हैं तो क्या अगले साल के लिए एडवांस में फटाके भेज रहे हो भैया? नहीं ना. तो फिर then the acceptance cannot be said to have come within a reasonable time period. आपको कम से कम रीजनेबल टाइम कितना, 20 दिन 1 महीना पहले तो फटाके भेजने चाहिए या नहीं चाहिए, ताकि अगला भी अपना उन फटाकों को खपाने का जुगाड़ लगा सके. जब कोई टाइम लिमिट नहीं बताई गई इस ऑफर की तो रीजनेबल टाइम सरकमस्टेंस से ही हमने लेने की, उठाने की, डिफाइन करने की कोशिश करी है. केस टू केस बेसिस पे रीजनेबल टाइम वेरी करेगा. पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया? क्या है पॉइंट नंबर 4? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड डेट और टाइम, and if the time is not mentioned then it should be given within reasonable time. The word reasonable time has nowhere been defined under law and it would depend on facts and circumstances of each and every particular case to case basis. बात आ गई समझ में? कई जगह रीजनेबल टाइम को एक पर्टिकुलर जगह के कस्टम्स ऑफ ट्रेड से भी उठाया जाता है. कस्टम्स ऑफ ट्रेड से भी उठाया जाता है कि उस पर्टिकुलर, मान लीजिए कलकत्ता का कोई कपड़ा मार्केट है, कपड़ा मार्केट में कस्टम ऑफ ट्रेड है कि हाँ बोलनी है तो 7 दिन के अंदर बोल दीजिए, भले ही कोई नहीं बोले तो भी 15 दिन का आपको पेमेंट करने का समय दिया जाता है. तो फिर कस्टम्स ऑफ ट्रेड भी तो कोई चीज़ होती है, उससे भी तो रीजनेबल टाइम उठाया जा सकता है. तो कहने का मतलब ये है केस टू केस बेसिस पे आपको रीजनेबल टाइम अपना निकालना केस टू केस बेसिस पे अलग अलग पड़ेगा और रीजनेबल टाइम को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है.
नेक्स्ट point number 5, acceptance cannot precede an offer. यानी कि अपना ऑफर जब तक आएगा ही नहीं, क्या उस ऑफर के प्रति पहले ही एक्सेप्टेंस भेजी जा सकती है? प्रिसीड, क्या ऐसा हो सकता है पहले एक्सेप्टेंस आए और फिर ऑफर आए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो कितनी वाहियात बात होगी कि पहले एक्सेप्टेंस दे रहे हैं और फिर ऑफर दिया जा रहा है। जब तक आपको ऑफर दिया ही नहीं गया है, दिया ही नहीं जाता है, आप एक्सेप्टेंस क्या खाक चीज करेंगे? द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट. इफ द एक्सेप्टर हैज नो नॉलेज ऑफ द ऑफर, ही कैनॉट एक्सेप्ट इट. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जहां पर एक्सेप्टर को कोई नॉलेज ही नहीं थी ऑफर की, तो क्या उसका एक्ट एक्सेप्टेंस का एक्ट कहलाया गया? ऑफर का कम्युनिकेशन पहले पूरा होना चाहिए या नहीं चाहिए? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम गौरी दत्त टू लालमन शुक्ला, यदि ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा हो गया होता तब तो इसका एक्ट एक्सेप्टेंस का एक्ट कहलाता। पर चूंकि ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा हुआ ही नहीं, तो क्या एक्सेप्टेंस ऑफर को प्रिसीड कर सकती है? नहीं बाबा, नहीं कर सकती है। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड एन ऑफर. पॉइंट नंबर 5, दैट इज नेक्स्ट लीगल रूल ऑल्सो फिनिश्ड. ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 6, mere silence is not acceptance. Mere silence is not acceptance. It's a very good point. Silence can never amount to acceptance. A man cannot say that if acceptance is not communicated, acceptance is not communicated up to a certain time, the offer would be considered as accepted. The offer would be considered as accepted. Mere silence cannot be taken as an acceptance. ये बात तो हमने कहीं ना कहीं पहले भी देखने की एक चेष्टा करी है या नहीं करी है कि यदि आपने 7 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, इफ़ यू आर एब्सटेन्ड फ्रॉम गिविंग एन आंसर, यस, या फिर आप चुप रह गए, mere silence cannot be taken as an acceptance. ठीक है, तो फिर एक एग्जाम्पल देखिए. एक अंकल थे और उन अंकल का एक नेफ्यू था. नेफ्यू जो है वो घोड़ों का कारोबार करता था, रेस के घोड़ों का. अंकल को एक नेफ्यू का एक घोड़ा पसंद आ गया. 5 घोड़ों में से एक पर्टिकुलर घोड़ा उन्हें पसंद आ गया. उन्होंने, अंकल ने नेफ्यू को ऑफर दिया कि तुम इस घोड़े को रेस में मत दौड़ाना, इसे मैं अपने साथ अलग ले जाऊंगा, अब ये मैं रखूंगा. नेफ्यू ने उनके ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया. ठीक है, हालांकि उसने घोड़ा अलग रख दिया, लेकिन इस बात का न तो इधर बताया और न उनके ऑफर का कोई जवाब दिया. ही केप्ट साइलेंट. तो अब लेकिन रेस वाले दिन उसने उस घोड़े को गलती से रेस में दौड़ा भी दिया. अंकल ने कहा तुमने अपना ऑफर का एक्सेप्टेंस जो दिया था वो तोड़ दिया. बात गई कोर्ट में. कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? He kept silent. He never communicated his acceptance. So how come it has become an offer? जब ऑफर का कोई एक्सेप्टेंस आया ही नहीं, क्योंकि साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस जैसे नहीं लिया जा सकता. तो जब ऑफर का कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो नेफ्यू बाउंड कैसे होगा? उसने कुछ गलत नहीं किया है. सो साइलेंस कैन नेवर अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. अ मैन कैनॉट से that if acceptance is not communicated up to a certain time, the offer would be considered as accepted. 7 number point, acceptance may be express or implied. देखिए, express acceptance ये तो आप पढ़ चुके हैं, बहुत बार आ चुका है. Express contracts, implied contracts. Offer can be either express offer or implied offer. Yes, कुली वाला एग्जाम्पल. और एक्सेप्टेंस भी उसी तरीके से वापस दी जा सकती है इन एन इम्प्लाइड वे में. एक्सेप्टेंस में भी इन एक्सप्रेस्ड वे यूजिंग द वर्ड्स आइदर ओरल और इन राइटिंग. और एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन इन इम्प्लाइड वे एज वेल. एक्सप्रेस वे में मुझे आपको बताने की कतई आवश्यकता नहीं है वर्ड्स में किस तरीके से बनेगा, ये हम पहले
बहुत अच्छे से कर चुके हैं। और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कैसे दी जाती है, वापस याद दिला दूं आपको। कुली आपका सामान उठा के ले जाता है बिना आपके कहे प्लेटफॉर्म के बाहर, आप बिना कुछ कहे उसके पीछे चल देते हैं, यानी कि आपने उसके इम्प्लाइड ऑफर के लिए अपनी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दी है या नहीं दी है, दी है। सेकंड एग्जांपल याद कीजिए, एक चाय वाले के यहाँ चाय के और कॉफी के कुल्हड़ यानी कि शिकोरे या कप्स भरे हुए रखता है। आप आए, आपने एक चाय का कप उठाया और पी लिया। यस, आपने उसके इम्प्लाइड ऑफर का अपनी तरफ से उस चाय के कप को उठा के और पी के इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया या नहीं दे दिया? यस, आपने दे दिया। एक और एग्जाम्पल, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स बसेस ऑन डिफरेंट रूट्स टू कैरी पैसेंजर्स। This is an implied offer by the transport company to carry passengers for a certain fare. यानी कि आप अब उसकी बस में चढ़ गए, ट्रांसपोर्ट कंपनी में की बस में कहीं जाने के लिए, तो अब आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया है या नहीं दिया है, दैट यूल बी पेइंग फॉर द टिकट फेयर। यस, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 7 भी, कि एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस तरीके से भी हो सकती है और एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड तरीके से भी हो सकती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट कम फ्रॉम द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड और अ कॉम्पिटेंट पर्सन। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि एक्स ने वाई को यदि कोई ऑफर दिया है तो वो एक्सेप्टेंस देने का हक केवल वाई को ही होता है, या फिर वाई ने यदि कोई एजेंट अपॉइंट किया है अपने बिहाफ पे काम करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस एजेंट के द्वारा एक्स को एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। सो एक्सेप्टेंस must come from a person to whom the offer is made or any competent person. If a third person starts yelling, okay, offer accepted, तो ऑफर इसे नहीं दिया गया था तो ये एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? और इफ ही स्टार्ट्स येलिंग, ओके आई एक्सेप्ट द ऑफर ऑन वाईज बिहाफ, क्या वाई ने इसे कुछ अथॉरिटी दी थी? नहीं दी थी, तो इसे कोई राइट नहीं होगा अपना एक्सेप्टेंस यहाँ पर देने का। यस, in case of specific offer to constitute a valid contract, the acceptance must be given by competent or an authorized person. Acceptance given by unauthorized person or a third party will not create a binding contract. Yes, बात क्लियर है। हमने आठों के आठों essential और legal rules जो थे एक valid acceptance के, वो कर लिए हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको आपके मॉड्यूल से एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है उस पर लाइट डाला हुआ है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर what a lighted match is to a train of gunpowder. Acceptance is to offer what a lighted match stick, match मतलब match stick, जलाई हुई मैच स्टिक is to a train of gunpowder, बारूद का ढेर जो होता है, यदि उसके पास में आप तीली ले जाएं तो क्या होगा? बिना कोई समय गवाए उसमें ब्लास्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बिना कोई समय गवाए उस बारूद के ढेर में आग लग जाएगी और फिर अब आप उस आग को नहीं बुझा पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, ब्लास्ट तो होके ही रहेगा। ये किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कितनी ही बार आपको बोला है पढ़ाने के दौरान कि यदि ऑफर का एक्सेप्टेंस आ जाता है और यदि उसमें बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं तो वो सीधा जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या नहीं? प्रोसेस तो ड्यूली फॉलोड होगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सेबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये स्टेप में केवल ये स्टेप आके जुड़ने की देर होती है और खट से करके पूरा ट्री कॉन्ट्रैक्ट पे जाके रुकता है या नहीं? ये तो पड़ा बारूद का ढेर, गन पाउडर का ढेर, और ये है एक लाइटेड मैच स्टिक।
जैसे ही ये आके इसमें लगती है वैसे ही ये एक बारूद के ढेर में आग लग के अब उसे बुझा नहीं सकते, और एक्सेप्टेंस सीधा कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज़ को बदल देती है या नहीं। बात समझ में आई? एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर what a lighted match is to a train of gunpowder। क्यों हमारा नेक्स्ट पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कब ऑफर कंप्लीट हुआ हुआ माना जाएगा, कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई हुई मानी जाएगी? एक्सेप्टेंस कंप्लीट होते ही तो धड़ाक करके कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं बनता है, बिना कोई समय गंवाए, और दोनों पार्टीज उससे बाउंड होने लग जाती हैं। तो ऑफर को विड्रॉ करना है तो एक्सेप्टेंस होने से पहले करना पड़ेगा, रिवोक करना है तो एक्सेप्टेंस आने से पहले करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, उससे पहले ही पड़ेगा। एक्सेप्टेंस पूरी कब होगी, उसके रूल्स क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरा माना जाएगा? कई केसेस में ऑफरर के लिए और ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस अलग अलग टाइम पे पूरी हुई हुई मानी जाती है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। रूल्स रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यस, तो आइए, बात का जिस्ट समझ में आ गया जो सर विलियम एंसन ने आपको बोला है। आइए पढ़ लेते हैं। द इफेक्ट टू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैनॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। जो मैच स्टिक से बारूद के ढेर में आग लगती है, क्या तुम उसे वापस रिवर्स कर सकते हो? उसी नहीं कर सकते। उसी तरीके से एक्सेप्टेंस से ये जो प्रोसेस चालू होती है, एक्सेप्टेंस पूरी होने पे क्या तुम उसे वापस कर सकते हो? नहीं कर सकते, और वो कॉन्ट्रैक्ट में ही बदलेगी। यदि कर सकते हैं तो किस तरीके से पूरी कर सकते हैं? बट देयर इज अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। एक्सेप्टेंस आने से पहले ऑफर अपना वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है? ये तो ऑप्शन होगा। आइए समझ में, नेक्स्ट पार्ट की भूमिका बन रही है आपके यहाँ पर। It in effect means that offer can be withdrawn just before it is accepted। जैसा कि मैंने कहा, acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it। यानी कि फिर बहुत देर हो जाती है। This means as soon as the train of gunpowder is lighted, it would explode। धमाका हो ही जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाएगा ऑफर के प्रति एक्सेप्टेंस का आते ही। Train of gunpowder in itself is inert, but it is the lighted match। यानी कि मैच स्टिक, जली हुई तूली की तुलना किससे, जली हुई मैच स्टिक की तुलना किससे कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस से कर रहे हैं। और ऑफर की तुलना किससे कर रहे हैं? एक ऐसी ट्रेन विच इज फुल ऑफ गन पाउडर विच कॉजेज द गन पाउडर टू एक्सप्लोड। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is the acceptance by the offeree which creates a legal relationship। क्या ये अकेला legal relationship बना देता है? नहीं। जैसे ही ये पार्ट आता है, ये सारा ट्री पूरा होके legal relationship between both the parties बन जाता है ना। Yes, once an offer is accepted, it becomes a promise and cannot be withdrawn or revoked। इसीलिए बहुत ध्यान से काम करना होता है। एंड ऑफर रिमेन्स एन ऑफर सो लॉन्ग एज इट इज नॉट एक्सेप्टेड बट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एज सून एज इट इज एक्सेप्टेड। जैसे ही ये आया वैसे ही धड़क करके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आई होप आपको अगले पार्ट से पहले और ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगला पार्ट शुरू करेंगे, पार्ट नंबर 3 एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो फिर आइए, देर किस बात का, नेक्स्ट क्लास में अपना ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट, फाइनल पार्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चालू कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िएगा, नोटबुक्स में नोट डाउन कीजिएगा, हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।